गुजरात के अहमदाबाद से ये खबर आ रही है, जहां 6 गाड़ियों में लगी है भीषण आग। 5 बस और 1 कार में भीषण आग लग गई। सभी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस आगलगी में घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां 6 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। 5 बस और 1 कार में ये भीषण आग लगी है। सभी गाड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अगली खबर भीलवाड़ा में से है, जहां पर आग का कहर देखने को मिला है। यार्ड गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान खाक हो गया। मराठा कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। तो यार्ड गोदाम में भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीलवाड़ा में लाखों का सामान खाक हो गया। मराठा कॉलोनी की ये घटना है। भीलवाड़ा में ये आग का कहर देखने को मिला है, जहां मराठा कॉलोनी में ये भीषण आग लग गई। यार्ड गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, हालांकि जांच जारी है। तो ये खबर दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर है भीलवाड़ा के मराठा कॉलोनी की, जहां पर यार्ड गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान खाक हो गया, और ये आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये भीषण आग लगी, और इस आगलगी से गोदाम में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। चलिए और अधिक जानकारी के साथ प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, यार्ड में भीषण आग लगी, क्या आग पर काबू पा लिया गया है फिलहाल? आज सुबह तड़के बड़ी मुश्किल से जाके रात को देर रात को आग लगी थी। आज सुबह 5-6 बजे जाके कई फेरों के बावजूद, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी उनके फेरों के बावजूद इस आग पर काबू पाया गया है। और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया है कि 2-3 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे और उनको जाते हुए देखा है। और जो इन करीब 20-22 लाख रुपए का यान जल के मराठा कॉलोनी में खाक हो गया है। ये जो यान के मालिक है उन्होंने भी शंका जाहिर की कि हो सकता है किसी ने द्वेषतावश मेरे गोदाम में आग लगाई हो। क्या प्रमोद, तो माना जाए कि इस आग के पीछे असामाजिक तत्व के हाथ हैं? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। जो उसके मालिक बता रहे हैं, बाकी जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं 2-3 युवक, उन्होंने मोटरसाइकिल पे कुछ युवकों को जाते हुए देखा था देर रात को। ये करीब 12 बजे बाद की घटना है। तो ऐसी संभावना बताई जा रही है कि किसी ने इस गोदाम में आग लगाई हो और इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। क्या पुलिस की तरफ कोई सूचना दी गई है? पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रही है? अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है आग का, और क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये थी कि किसी तरह से चलिए प्रमोद, तुम्हारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यार्ड गोदाम में भीषण आग लगी, और बताया जा रहा है कि इस आग के पीछे असामाजिक तत्व का हाथ हो सकता है। और अगली खबर धौलपुर से है, और इस वक्त की बड़ी खबर आई है धौलपुर से, जहां पुलिस मुठभेड़ मामले में अपडेट सामने आया है। पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। बदमाश केशव गुर्जर का साथी गिरफ्तार हुआ है। देवेंद्र गुर्जर को घायल अवस्था में पकड़ा गया है। देवेंद्र गुर्जर के पैर में गोली लगी है। देवेंद्र से पूछताछ में फिलहाल पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं। केशव और शशिराम को भी गोली लगी है। पूछताछ में देवेंद्र गुर्जर ने यह पुष्टि की है। पकड़े जाने पर जारी रहेगा सर्च अभियान। तो धौलपुर मामले को लेकर के एक बड़ा अपडेट, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बदमाश केशव गुर्जर का साथी को गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र गुर्जर को घायल अवस्था में पकड़ा गया है। देवेंद्र गुर्जर के पैर में गोली लगी। देवेंद्र से पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। माना यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद पकड़े जाने पर जारी रहेगा सर्च अभियान। केशव और शशिराम को भी गोली लगी है। और अब बात कोटा की करते हैं, जहां चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल देर शाम एक और किशोर के साथ चाकूबाजी की वारदात हो गई। 4-5 हमलावरों ने एक किशोर पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने किशोर के पैर, पीठ और कंधे पर चाकू से करीब आधा दर्जन वार कर दिया। घायल अवस्था में किशोर को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पीड़ित किशोर, उसके भाई और पिता को परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी है। जानकारी के अनुसार कैथुनीपोल निवासी आदित्य पाठक को तबेला हाउस के पास 4-5 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। आदित्य की कुछ लड़कों से कहासुनी हो गई थी। लड़के उनके घर के बाहर खड़े होकर जोर से बातें कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे।
चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, किन बातों को लेकर के ये चाकूबाजी हुई और अभी किशोर की हालत क्या है? जी, किशोर की हालत फिलहाल ठीक है, क्योंकि गनीमत रही कि वो चाकू पेट में या कहीं अन्य जगह नहीं लगा। हाथ और पीठ पे, पैर पे लगे हैं, जिससे आधा दर्जन चाकू उनके घाव जरूर लगे हैं, लेकिन गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। चाकूबाजी की वारदातें कोटा में लगातार बढ़ती जा रही है। कल जब एडीजी श्रीनिवास जंगा कोटा दौरे पर रहे तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक ली थी और ये चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब वो दौरे पर रहे, जब निर्देश दे रहे थे, उसी समय थोड़ी देर पश्चात ही ये चाकूबाजी की वारदातें हो गई। दिसंबर महीने की बात करें तो कोटा में 1.5 से 2 दर्जन चाकूबाजी की वारदातें हो चुकी है और एक ये किशोर की 3-4 दिन पहले ही चाकूबाजी की वारदात में मौत भी हो चुकी है। तो कोटा में लगातार चाकूबाजी की वारदात के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी की बात कर रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब नई प्लान के साथ चाकूबाजी की वारदातों के साथ जो बच्चों के में चाकू जो मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के पास, उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को कोई विशेष कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। अगली खबर चूरू से है और चूरू के सुजानगढ़ में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में जमकर चले हैं लाठे पत्थर और मौके पर पहुंची है पुलिस की कार का भी शीशा तोड़ दिया गया। दोनों पक्षों के 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामूली बात को लेकर ये विवाद हुआ था। भाड़िया स्कूल के पास की ये घटना है। रात भर तैनात किए गए मौके पर पुलिसकर्मी। तो 2 पक्षों में विवाद और इस विवाद में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वाले के बीच में विवाद हुआ और ये झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। उस पथराव में पुलिस की गाड़ी के कांच भी टूट गया। इनकी खुद की 2 गाड़ियां हैं, उनके भी कांच टूट गए और इस पथराव से दोनों पक्षों के चोटें भी आई हैं। जिन लोगों के चोटें आई हैं उन दोनों पक्षों को अभी यहाँ से ले जाकर उनका मेडिकल करवा के और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं बाहर से आके देखा तो मतलब मेरा सामान नहीं है होटल का, बाहर से पूरा सामान उठ गया, टूट गया। ये चलिए और अधिक जानकारी के साथ मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, किन कारणों के वजह से ये विवाद हुआ और बताया जा रहा है कि जमकर लाठी और पत्थर चले हैं, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो भराड़िया मोहल्ला है सुजानगढ़ का, वहाँ ये घटना घटित हुई है और मामूली बात को केवल एक कहा सुनी हुई थी। उस कहा सुनी के बाद में ये विवाद इतना बढ़ा कि 2 पक्षों के अंदर ये लाठी भाठा जंग हुई और जिसके अंदर 10 लोग घायल हुए। हालांकि 10 ही लोग जो है दोनों पक्षों के और मामूली चोटें बताई जा रही है। ज्यादा उनके गंभीर चोट नहीं है, हालत गंभीर नहीं है, लेकिन जो इस विवाद के बाद जो तनाव खड़ा हुआ, उस तनाव को लेकर प्रशासन को, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जो पुलिसकर्मी है वो रात भर वहां तैनात रहे और अभी भी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस का जो जाब्ता है वो वहां तैनात किया गया है। हालांकि हालात है वो अभी शांतिपूर्ण है। जी, क्या मनोज पुलिस टीम पर भी हमला हुआ है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस की कार का शीशा भी तोड़ दिया गया। जी, जब मौके पर पुलिस पहुंची थी उस वक्त जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी, उस पत्थरबाजी के अंदर जो 2 गाड़ियां जो कि प्राइवेट गाड़ियां थी, 2 कारें थी, उनको क्षतिग्रस्त किया गया। इस दरमियान जब पुलिस पहुंची थी तो उस पर भी पत्थर फेंके गए थे, जिसके कारण पुलिस की जीप का शीशा है वो टूट गया था। जी, किसी की गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस के द्वारा जो इलाका है जो संवेदनशील बताया जा रहा है, जहां तनाव की स्थिति है, वहां पे गश्त की जा रही है और पुलिस जाब्ता अभी तैनात है। मनोज, आप अपनी नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुजानगढ़ में 2 पक्षों में विवाद, मामूली विवाद को लेकर के जमकर लाठी और पत्थर चले, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अगली खबर जोधपुर से है। जोधपुर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। राशन डीलर और ग्रामीणों में मारपीट ये की घटना हुई है। गेहूं को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। तो ये खबर बता रहे हैं जिसमें जोधपुर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि राशन डीलर और ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई और इस मारपीट में के पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि गेहूं को लेकर के दोनों में विवाद हुआ और इस विवाद में
जमकर मारपीट की गई। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ चंद्रशेखर व्यास जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, राशन डीलर और ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस विवाद के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, पूरा मामला जो है खाबड़ा खुर्द ओसिया थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक राशन डीलर और एक व्यक्ति में मारपीट हुई और दोनों रिश्ते में मामा भांजे है। सबसे बड़ी बात यह है, तो इन दोनों का आरोप है कि जो मामा है उसका ये आरोप है कि राशन डीलर उसका भांजा उसको जो गेहूं नहीं दे रहा है और उसकी पत्नी जब गेहूं लेने गई तो उसने राशन फाड़ दिया, जबकि भांजे का ये आरोप है कि खुद मामा ने ही राशन फाड़ कर अपने जेब में डाल दिया और उस पर गलत आरोप लगा रहा है। दोनों में जो जमकर लात घुसे चले और जब झगड़ा बहुत बड़ा तो लोगों ने बीच बचाव करके दोनों को मामला शांत करवाया। अब जो है मामला जो है पुलिस मामले तक पहुंचा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंद्रशेखर। तो जोधपुर में मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है, राशन डीलर और ग्रामीणों में मारपीट। और अगली बड़ी खबर भरतपुर से है, जहां डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ और विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई। फायरिंग में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 4 की हालत गंभीर है। दोनों तरफ से केस दर्ज किया गया है इस मामले को लेकर। तो डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ और इस विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट के दौरान बताया जा रहा है कि फायरिंग भी हुई है और फायरिंग में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 4 की हालत गंभीर है। दोनों तरफ से केस दर्ज किया गया है। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जयपुर में रंगोली गार्डन में स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल मचाया। स्थानीय लोगों ने एक वकील पर एक युवक से मारपीट का आरोप लगाया। घटना से आक्रोशित तमाम लोग रंगोली गार्डन में इकट्ठा हो गए। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों ने एडवोकेट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। सूचना मिलने पर वेस्ट जिला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ समझाइश का प्रयास किया। तो आते ही आदित्य के ऊपर, मतलब जो मेरे सिस्टर का हस्बैंड, उस पर इतनी जोर से मुक्के की मारा और दीवार के भिड़ाया। और फिर जो हम लोग लेडीज़ हैं, हम लोग जो बचाने जा रहे हैं तो हम लोग को थप्पड़ मारकर लिफ्ट के अंदर घुसा रहे हैं कि जाओ लिफ्ट के अंदर घुसो, और बच्चियों को मार मार कर घुसा रहा है। उसका नाम शायद गोवर्धन सिंह है जिसने मारा और लिफ्ट के अंदर घुसा दिया। सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। शुरू से उनकी फैमिली वाले ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और फिर हमें अंदर घुसा कर लिफ्ट को बोला नीचे जाओ अभी कब। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर अलवर से है। अलवर में अंधविश्वास मामले में अपडेट सामने आया है। अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम कर रही हैं इस मामले की मॉनिटरिंग। पोस्टमार्टम के बाद होगा मामले का खुलासा। अंधविश्वास मामले में ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में एसपी तेजस्विनी गौतम कर रही है मॉनिटरिंग। पोस्टमार्टम के बाद और भी मामले का खुलासा होगा। और अगली खबर कोटा से है। कोटा के माला फाटक माताजी मंदिर के पास पुलिस ने कार्रवाई कर एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी पिस्टल बरामद किया है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शाहरुख अली मकबरा के ब्रजराजपुरा का निवासी है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी से हथियार की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात किसान आंदोलन की करेंगे। किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं किसान। कल होगी सरकार किसानों के बीच वार्ता। कल दोपहर 2 बजे होगी बातचीत। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये इस मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी। तो किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन अब भी जारी है। किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। कल हालांकि सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी और किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत कल यानी 30 दिसंबर को तय हुई है।
मंगलवार को केंद्र सरकार ने किसानों की चिट्ठी का जवाब दिया, जिसमें बुधवार दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में किसानों को चर्चा के लिए बुलाया गया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल के बीच एक बैठक हुई। बैठक के नीति के किसानों से सहमति जताई है और कल की जो बातचीत होगी उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। उधर शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का पड़ाव लगातार जारी है। किसान नेता रामपाल जाट का उपवास भी जारी है। रामपाल जाट के उपवास का आज दूसरा दिन है। हनुमान बेनीवाल और रामपाल जाट के बीच हुई है बीती रात चर्चा पड़ाव स्थल पर ही, और बनाया गया है हसन खान मेवाते पुस्तकालय, जनवारी लेखक संघ द्वारा बनाया गया है पुस्तकालय। इस दौरान किसान नेता रामपाल जाट का उपवास जारी है। रामपाल जाट के उपवास का आज दूसरा दिन है। हनुमान बेनीवाल और रामपाल जाट के बीच देर रात इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई और रणनीति बनी कि आगे किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। वहीं अलवर के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन के पड़ाव स्थल पर देर रात हनुमान बेनीवाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान नेता रामपाल जाट से मुलाकात की और धरना दे रहे किसानों की हौसला अफजाई की। बता दें कि हनुमान बेनीवाल पिछले 3 दिन से किसान आंदोलन के समय पड़ाव देकर अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज 12 बजे एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। किसान आंदोलन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ डोटासरा हैं, गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं डोटासरा और इसके बाद आज एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा की जाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं। और संगानेर में किसानों से संवाद करेगी कांग्रेस। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का यह संवाद है और आज संगानेर में होगा मंथन। मंत्री खाचरी अब्बास इस दौरान मौजूद रहेंगे। कृषि कानून को लेकर के लगातार कांग्रेस मुखर है और इसी को लेकर के आज एक बार फिर संगानेर में किसानों से संवाद करेगी कांग्रेस। कृषि कानून के खिलाफ ये कांग्रेस का ये संवाद है। आज संगानेर में मंथन होगा कृषि कानून को लेकर के और इस मंथन में मौजूद रहेंगे खाचरी अब्बास। उधर किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा है कि पहले भी ऐसा दौर आया था जब अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा। आज भी देश विरोधी ताकतें यही प्रयास कर रही है। जब कांग्रेस कमजोर हुई है, देश कमजोर हुआ है। आज बड़ी चुनौती है देश को ऐसी ताकतों से बचाना जो सिर्फ समाज को बांटने का काम करती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा है, ऐसा सपना देखने वाले, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद करने वाले ये देश के खिलाफ सोच रहे हैं। ऐसी सोच ही भारत के खिलाफ है। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, देश कमजोर हुआ है। ये इतिहास गवाही देता है। चुनौतियां बहुत हैं, आज भी चुनौतियां हैं और कांग्रेस, हम सबको यह आभास है, कांग्रेस के हम सिपाही हैं, हम सबको यह आभास है कि जब जब हम में और देश की सोच में दूरी पैदा होती है, दोनों कमजोर होते हैं। चुनौती सबसे बड़ी यह है कि यह दूरी न होने पाए। तो सरकार के साथ किसानों की बातचीत का इंतजार एक दिन के लिए और बढ़ गया है। अब किसानों के साथ सरकार 30 दिसंबर को अगले दौर की बात करेगी। 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। बैठक के बाद एक बार फिर किसानों ने साफ कर दिया है कि बातचीत शर्तों के मुताबिक ही होगी। आंदोलन और असमंजस, निश्चित रूप से ऐसा कह सकता हूं कि 2 कदम किसान आगे बढ़ेंगे तो भारत सरकार 2 कदम आगे बढ़कर उनका स्वागत करेगी। 7वें दौर में बनेगी बात। हाँ, बात बढ़ाने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे किसान।
हाँ, जब भी बढ़ेगी। बातचीत और आंदोलन साथ साथ। मार देना तो जमा हो जाएगा, तो 33 जमा 33, तो इतने दिन आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर फेर छेड़खानी नहीं करे तो उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो गुणा में चला जाएगा, तो 33 गुणा 33 दिन फिर आंदोलन चलेगा, ये बता देना सरकार को। बीतते साल में क्या अन्नदाता और सरकार के बीच बात बन जाएगी? 7वें दौर की बातचीत को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अंदर जो अच्छी बातें हैं निश्चित रूप से उसके बाद में भी अगर संशोधन की आवश्यकता है तो अगर वो बात कोई ऐसी रखेंगे अगर उसमें, तो निश्चित रूप से उसको भारत सरकार विचार करेगी और बातचीत से ही हल निकलना है। वहीं बातचीत को तैयार अन्नदाता आंदोलन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद में लगे हैं। किसान आंदोलन का प्लान बी भी तैयार है। 29 दिसंबर को पटना और तंजावुर में किसानों की विरोध रैली होगी। 30 दिसंबर को कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 30 दिसंबर को मणिपुर और हैदराबाद में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान हल्ला बोलेंगे। किसान संगठनों ने 1 जनवरी को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। बातचीत के संकेत के बीच आंदोलन भी मजबूत किया जा रहा है। रविवार को दिल्ली में किसानों ने आंदोलन के लिए अपने संगठन को और बड़ा आकार दिया। यूपी के कई जिलों से किसानों का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। ये करा है कि जो कानून है इनमें संशोधन नहीं चाहते, ठीक है। बिजली का एक कानून लेकर आ रहे, अमेंडमेंट उसमें भी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। अब क्या क्या बताओ, 700 सिस्टम है देश में, तो पूरा ही किसान बर्बाद हो गया। 7वें दौर की बातचीत के लिए किसानों ने कई शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो। बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। 8 दिसंबर से किसानों के साथ सरकार 6 दौर की बातचीत कर चुकी है। इस दौरान कुछ मुद्दों पर सहमति बनती भी दिखी, लेकिन जहां किसान नए कृषि कानून को हटाने को लेकर डटे हैं, वहीं सरकार उन कानूनों को हटाने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। किसान एमएसपी पर उपज की गारंटी खरीद का कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि अभी किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने में ही कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उपज बेचने में परेशानियां बेशुमार, एमएसपी पर फसल बेचने में कई तरह के बैरियर, 25% खरीद भी नहीं हो पाती पूरी, ज्यादातर किसानों को मंडी जाने की मजबूरी, औने पौने दाम पर उपज बेचने को मजबूर है अन्नदाता। किसानों की सुध कब? अन्नदाता की आंखों में पसरा ये वो सन्नाटा है जो देखने वालों को अंदर तक परेशान कर देता है। ये वो आंखें हैं जिन्होंने सूरज से पहले निकलकर खेतों को मेहनत की धूप दी, तारों से भी ज्यादा अपनी फसलों के दानों को चाहा, लेकिन फसल को जब बेचने की बारी आती है तो किसान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। मंडी में जाता है, मंडी में जावा जना बेच देता है, मान को हिसाब किताब कुछ नहीं देता है। किसानों का ये दर्द तब जब एमएसपी पर उपज की खरीद का प्रावधान है, लेकिन उसमें इतनी बाधाएं हैं कि सिर्फ 15 से 20% किसान ही अपनी उपज एमएसपी पर बेच पाते हैं। अब एमएसपी का गणित समझिए। कुल उत्पादन का केवल 25% ही एमएसपी पर खरीदने का प्रावधान है। इस 25% की गिनती भी सही तरीके से नहीं हो पाती। 20 से 22% उपज की ही सरकारी खरीद हो पाती है। एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया केवल 90 दिनों तक ही रहती है। इस बार खरीद की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसान उपज बेच चुके होते हैं। राजस्थान में चना 22.07% खरीद बंद कर दी। अभी जो मूंगफली खरीदी जा रही है उसका 25% के स्थान पर 22.93% ही यहाँ लक्ष्य दिया गया
तो आप तो 25% में भी कटौती कर रहे हो। अधिकतर किसान एमएसपी पर खरीद का पंजीयन कराने से चूक जाते हैं। मजबूरी में ज्यादातर किसानों को अपनी उपज मंडियों में व्यापारियों को औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। मंडी में जाता है, मंडी में जहाँ जनाब बेच देता है, मान को हिसाब किताब कुछ नहीं देता है। एमएसपी पर फसल बेचने में आने वाली बाधाओं और मंडियों में किसानों को मिलने वाले औने पौने दामों का ही परिणाम है कि किसान इस बार हर हाल में एमएसपी पर गारंटीड खरीद का कानून चाहते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।